हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रक्षेप्य पथ किस प्रकार का होता है? क्या यह पथ ऋजु रेखीय हो सकता है? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि कोई जो प्रक्षेप्य है उस प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार का होता है तथा ये पथ क्या ऋजु रेखीय अर्थात सरल रेखीय प्रकार का हो सकता है या नहीं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इस मुख्य अवधारणा में बच्चों सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रक्षेप्य गति होती है उस प्रक्षेप्य गति का समीकरण निम्न प्रकार दिया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रक्षेप्य गति का समीकरण। क्या होता है बच्चों? प्रक्षेप्य गति का समीकरण। तो जो बच्चों प्रक्षेप्य गति का समीकरण होता है वो निम्न प्रकार से दिया जाता है। क्या होता है बच्चों? प्रक्षेप्य गति के समीकरण में हमारे पास होता है y बराबर टेन थीटा गुणा एक्स, वाई बराबर टेन थीटा गुणा एक्स ऋण जी बटे दो गुणा यू का वर्ग कोस थीटा गुणा हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों? इस पूरे के साथ गुणा में क्या जाता है? एक्स का वर्ग होता है। ये हमारे पास बच्चों प्रक्षेप्य गति का समीकरण होता है, जहां हमारे पास जी जो होता है ये तो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों की जी हमारे पास क्या है? यहाँ पर जी तो हमारे पास होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। यू जो होता है बच्चों, वो यू क्या होता है हमारे पास? तो यू जो है ये हमारे पास होता है प्रारंभिक वेग, जिस वेग से प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया गया। तो ये हमारे पास होता है प्रारंभिक वेग। जी हो गया। एक्स बच्चों जो होता है हमारे पास ये होता है क्षैतिज दिशा में विस्थापन। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। लिख देते हैं बच्चों एक्स जो है ये हमारे पास क्या है? क्षैतिज दिशा में विस्थापन। एक्स हो गया क्षैतिज दिशा में विस्थापन। बच्चों थीटा वह कोण होता है जिससे पिंड को प्रक्षेपित किया गया है, तथा हम लिख देते हैं थीटा, तथा थीटा वह कोण है, तथा थीटा वह कोण है जिससे पिंड को प्रक्षेपित किया गया है अर्थात पिंड को फेंका गया है। तो ये हमारे पास क्या होता है? थीटा होता है। तो थीटा हो गया वह कोण जिससे पिंड को प्रक्षेपित किया है या किया गया है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है? यहाँ पर प्रक्षेप्य गति का समीकरण होता है y बराबर टेन थीटा गुणा एक्स ऋण जी बटे दो यू का वर्ग कोस थीटा गुणा एक्स का वर्ग। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न का हल। अब बच्चों प्रश्न के हल में हमसे पूछा गया प्रश्न में कि प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार का होता है। तो बच्चों हमारे पास जो मुख्य अवधारणा में ये समीकरण आ रही है, ये समीकरण बच्चों y बराबर बी एक्स ऋण सी एक्स का वर्ग प्रकार का है। किस प्रकार का है बच्चों? ये समीकरण हमारे पास जो है y बराबर बी एक्स ऋण सी एक्स स्क्वायर के प्रकार का है। बच्चों जब ये समीकरण इस प्रकार का है तो ये समीकरण हमारे पास कौन से प्रकार का होता है? परवलय का समीकरण होता है। ये समीकरण हमारे पास क्या होता है? परवलय का समीकरण हो सकता है, होता है। अतः हम लिख देंगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रक्षेप्य पथ परवलयकार होता है। ये हमने कैसे लिखा? प्रक्षेप्य की गति के समीकरण के आधार पर लिखा। तो प्रक्षेप्य पथ परवलय के रूप में होता है। प्रक्षेप्य का जो पथ है वो परवलय के रूप में होता है, अर्थात प्रक्षेप्य गति परवलय के रूप में होती है। अब बच्चों इसमें प्रश्न में दूसरा भाग पूछा गया कि क्या यह पथ ऋजु रेखीय भी हो सकता है। तो बच्चों इसे हम आगे समझते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो इसे समझने के लिए बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है? एक क्षैतिज तल है एक्स। ये हमारे पास क्या हुआ? क्षैतिज तल एक्स हो गया। इस क्षैतिज तल एक्स और ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर तल वाई है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? एक पिंड जो है उस एक पिंड को क्षैतिज के निकट थीटा कोण से और यू वेग से प्रक्षेपित करते हैं। ये तो हमारे पास यू वेग हो गया और ये थीटा कोण हो गया। अर्थात यहाँ बच्चों हम क्या कर रहे हैं? प्रक्षेप्य गति का निर्माण कर रहे हैं। तो क्षैतिज के निकट थीटा कोण से हमने इसको प्रक्षेपित किया। इस पिंड को जब पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो ये पिंड क्या करता है बच्चों? परवलयाकार गति करता है। कुछ इस तरह से जैसा हमने कहा, तो ये परवलयाकार गति करेगा। इस तरह से पिंड गति करता है। ये बिंदु ओ से ओ डेश तक पहुंच जाता है तथा ये अधिकतम ऊंचाई एच जो होती है ये तय कर लेता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी बच्चों? एच हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया कि क्या इसका पथ ऋजु रेखीय होगा। तो बच्चों इसके पथ को देखने के लिए हम जो अधिकतम ऊंचाई है वहां पर एक बिंदु मान लेते हैं और वहां पर हमने बिंदु मान लिया आर है। यहाँ पर बच्चों हम इसके वेग की दिशा देखेंगे और वेग की दिशा ज्ञात करने, वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए जो स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे वो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। इस तरह से प्राप्त होगी तो हम देखते हैं यहाँ पर हम स्पर्श रेखा का निर्माण करके। तो ये स्पर्श रेखा वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए
इस तरह से हमारे पास यहाँ पर स्पर्श रेखा का निर्माण होगा। ये किसके बारे में बताएगी बच्चों? वेग के बारे में बताएगी। तो इस स्थिति में जो महत्तम ऊंचाई पर बिंदु है, हम क्या कहेंगे? ऊंचाई h, महत्तम ऊंचाई h, अर्थात जो हमारे पास बिंदु क्या है, हमने मान लिया बिंदु R है, वहां पर क्या होगा? तो हमारे पास जो बिंदु R है, उस बिंदु R पर बच्चों हमारे पास वेग का जो घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, बिंदु R पर वेग का, बिंदु R पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा बच्चों? वी वाई होगा। तो बिंदु आर पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक वी वाई हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। वी वाई जीरो हो जाएगा और वी एक्स जीरो नहीं होगा। अर्थात बच्चों यहाँ पर क्या होगा? जो ढलान होगा, उस ढलान का मान, ऊर्ध्वाधर घटक हम ले रहे हैं, ढलान का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। अगर यहाँ पर कोई ढलान नहीं है तो ये कैसा पथ हो जाएगा बच्चों? एक सरल रेखीय पथ हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः उच्चतम बिंदु पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? अतः उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य का पथ ऋजु रेखीय होगा। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य पथ ऋजु रेखीय, अर्थात हमारे पास क्या होता है बच्चों? इसका मतलब सरल रेखीय, तो ऋजु रेखीय होगा। तो दिया गया जो प्रश्न है बच्चों, आशा करते हैं आपको दिया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।